ये मैंने नीरज चोपड़ा से भी पूछा था और ये विक्रांत कौशल से भी पूछ रहा हूँ, क्या पता आप इस अच्छी जगह बैठे होते, क्या पता जो आपका ड्रीम है, क्या पता आप ड्रीम चुन लेते, क्या पता आप कुछ बहुत बड़ा कर जाते, क्या पता आप अपने फादर की ड्रीम की वजह से एक लिमिटेशन में रह गए। कि फादर की ड्रीम पूरा करना बच्चे की जिम्मेवारी थोड़ी है। कमल बीपेड कहाँ से एकदम से? अरे यार पापा का सपना है कि मैं पीटीआई बन जाऊँ। हाँ, क्या बात है। अब जो ये बस आई है मदर एंड प्राइड स्कूल की, जानबूझ के हॉर्न बजा रहे हैं, तो इनको बजाने दीजिए, उनको पता है कि चल रहा है शूट। खराब करेंगे। उस टाइम पे गंगानगर को रिप्रेजेंट करते थे भाई, और आज भी गंगानगर को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। और तब उदयपुर, जयपुर। क्या हो गया? एक तो इतनी मस्त परोंठे की खुशबू आ रही है ना अभी, है ना? कहाँ से आ रही है? आलू प्याज के परोंठे भाई कोई बना रहा है जेन्युइन में। तो वी चूज BDIS। आई नो, मेरे को अभी तक वो इंसिडेंट याद रहेगा। इट वॉज फर्स्ट डे, मेरे फादर एडमिशन करवाने के लिए गए थे। मित्तू मैम चेयर में बैठी अपनी, माई फादर वॉज सिटिंग एंड 2 स्पोर्ट्स टीचर वॉज सिटिंग। वो 2 स्पोर्ट्स टीचर प्रिंसिपल मैम को कन्विंस कर रहे थे कि विक्रांत का एडमिशन ना लिया जाए। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दावन स्पोर्ट्स। तो BDIS ने रिसेंटली 3 साल पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया। सो उसको हैंडल करने के लिए BDIS कॉन्टेक्टेड दावन स्पोर्ट्स। आपको फीस में क्या रिसेशन मिले हैं BDIS के अंदर? BDIS ने मुझे नहीं दिया। दे आर प्रेशराइजिंग देयर स्पोर्ट्स टीचर्स कि मेडल कहाँ है। 40-40 मिनट बच्चे को हफ्ते में 2 बार खिला के आप मेडल मांग रहे हो, कहाँ से ला के दें? अपना ड्रीम क्या था? मेरा पर्सनल ड्रीम बैडमिंटन कभी भी नहीं था। क्या था? आज खेलेंगे पिकल बॉल। हाँ भी भैया, क्या हालचाल भाई? ये तो स्मैशे स्मुशे मार रहे हैं भाई। अच्छा ऐसे भी खेल सकते हैं क्या हवा में? क्या हाल है? मॉर्निंग। और क्या हाल है? हाँ भी चैंपियन। क्या वो सनराइज दिखा दे भाई। अरे यार ये अपने चुंगम कहाँ फेंके यार? चिपका देना चेयर के नीचे। तीनों लाइन से स्टार्ट है कि नहीं, चेक कर लो। माइक की आवाज देख लो एक बार यार। बोलो हेलो हेलो हेलो। बोलना अमृत। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग। गुड टू गो। शुरू है। ओए तुम भाई शांत रहना है। अब एक बार वो फोन साइलेंट कर दो। और कोशिश ये करना अगर कोई आवाज भी आ रही है ना तो हमें ना बोलना पड़े, तुम शांत करवा देना। हाँ ठीक है। तो आज खेला पिकल बॉल भाई, बहुत टाइम बाद। शिवी भाई बैडमिंटन पिकल बॉल कब शुरू किया भाई? पिकल बॉल, थोड़ा सा पिकल बॉल के बारे में बता, क्या चीज़ है ये? अमृत, पिकल बॉल 3 से 4 महीने हो गए इनिशिएट किए को। और जब स्टार्ट किया था तब हमें नहीं लगा था कि इतना प्यारा रिस्पांस गंगानगर देगा इस गेम को। पहला है गंगानगर का फर्स्ट पिकल बॉल कोर्ट ऑफ गंगानगर। जब हमने स्टार्ट किया था तब क्वेरीज तो आ रही थी, क्योंकि मार्केटिंग तो इनिशिएट कर दी थी अपन ने। जो बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर खेले हुए थे गेम में, ऑलरेडी दिल्ली में खेले, जयपुर में खेले हुए थे, तो उनको तो पता था कि इस गेम का जो क्रेज़ है किस लेवल पे है। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है आज के टाइम पे ये। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज तू खुद खेल के देखा होगा कितना ईजी टू प्ले है। अच्छा गेम तो सही है। बहुत, मतलब कि एक बार अगर आप खेलने लग जाओगे ना तो वैसा रोज खेलने का मन करेगा। एडिक्टिव लगता है बहुत। हाँ, एक तो अपन बैडमिंटन खेले हुए हैं बिल्कुल, इसलिए भी ये गेम अच्छा लग रहा है। ये नहीं, वैसे आया कब है, ये शुरू कब हुआ है? इस गेम को स्टार्ट हुआ तो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, बट इंडिया में जो इसका क्रेज है अभी रिसेंट कुछ 4-5 साल के अंदर ग्रो करना शुरू किया है। छोटी सिटीज़ में अब आना शुरू हुआ है ये। अभी हनुमानगढ़, बीकानेर, इस साइड भी पिकल बॉल के कोर्ट्स बन रहे हैं। तो मतलब बड़ी शहरों में पहले से है ये? बिल्कुल हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर स्टार्टिंग से चल रही है। तो गाइज
आज का जो पॉडकास्ट है, आज भाई आपको इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, विक्रांत कौशल जी। और मेनली पॉडकास्ट रहेगा आज स्पोर्ट्स के बारे में, क्या है स्पोर्ट्स। और क्योंकि हम दोनों ने बहुत टाइम स्पोर्ट्स पे दिया है पूरा, हमारी मुझे तो लगता है यार, मैं 6 साल का था जब बैडमिंटन शुरू किया था मैंने, और 19-20 साल की उम्र तक मैंने बैडमिंटन खेला। उसके बाद मैंने बैडमिंटन एज अ प्रोफेशनली नहीं खेला, वैसे खेलते रहते हैं। टूर्नामेंट छोड़ दिए थे मैंने खेलने, और छोड़ना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी कोई टूर्नामेंट आएगा तो अगर मेरी फॉर्म अच्छी होगी तो मैं खेल लूँगा। तो मेनली स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ी सी शिवी की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि शुरू कैसे हुआ शिवी का, क्योंकि हमारी ये सिमिलर ही कहानी है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर शुरुआत होती है बैडमिंटन की तो मुझे हमेशा ये याद आ रहा है कि हमारा ही फाइनल होता था, हम ही फाइनल खेलते थे, और वही सारी बातचीत आज करेंगे और स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा रहेगा। तो शुरू करते हैं शिवी भाई, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बिल्कुल। कि मुझे पता है तेरी कहानी क्या है, जो दर्शक है उनको बताओ कि कैसे शुरू हुआ बैडमिंटन। ये आई गेस आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं कि जो मेरा गेम स्टार्ट हुआ उसका वन ऑफ द रीजंस अमृत है क्योंकि जो मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला टूर्नामेंट था, जब मुझे आई गेस रूल्स भी नहीं पता थे बैडमिंटन के, मेरा ज़िंदगी का पहला टूर्नामेंट का पहला मैच मेरा अमृत के साथ था। मुझे आज भी एग्जैक्ट डेट याद है, इट वाज 8th of September 2009 आई गेस। पहला मैच मेरा अमृत के साथ था, मुझे रूल्स भी नहीं पता थे। अमृत शायद कुछ टाइम से पहले से खेल रहा था, सो बिल्कुल स्कोर भी मुझे नहीं याद, कुछ 1-2 लव ऐसा कुछ स्कोर रहा होगा, और बिल्कुल इजीली अमृत ने हरा दिया था मुझे। और मेरे पेरेंट्स, हम लोग करणपुर रहते थे पहले, तो मेरे पेरेंट्स आए हुए थे वो टूर्नामेंट देखने के लिए। हम सुबह से वेट कर रहे थे, और टूर्नामेंट्स का पता ही अपने को शाम तक मैचेस आते होते हैं, तो वो मेरे पेरेंट्स बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि मैच आएगा। मैच आया बिल्कुल ईजिली, जो रिज़ल्ट रहा उसका। तो घर पे जाते जाते थोड़ा मायूसी थी, एक कुछ था कि यार क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले कभी टूर्नामेंट लेवल पे, स्पोर्ट्स लेवल पे हार महसूस नहीं की थी। वो पहली बार हार महसूस की थी, जीत भी नहीं महसूस की थी लेकिन हार भी नहीं महसूस की थी। तो मेरे फादर ने पूछा कि तेरा मन है क्या खेलने का, ये तू चाहता है क्या ये गेम खेलना। मैं कहा डैडी हाँ मुझे ये गेम खेलना है। तो हमारे घर के पास ही एक प्लॉट खाली पड़ा था, हमारी फैमिली का ही था, ओपन कोर्ट था। तो हमने वहाँ पे एक सिंगल कोर्ट बना के, ओपन कोर्ट था, सिंगल कोर्ट बना के वहाँ पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। एंड जस्ट आफ्टर 1 ईयर उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करके 8 अक्टूबर 2010, जस्ट 1 साल बाद अंडर 10 स्टेट चैम्पियनशिप लेके आया था मैं गंगानगर में पहली बार। तो वहाँ से प्रॉपर स्पोर्ट्स की जर्नी है मेरी स्टार्ट हुई थी। अंडर 10, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा वो शायद दूसरा टूर्नामेंट था। बिल्कुल। और जब मैंने खेलना शुरू किया था तो मैच आया था, मुझे याद है पहला मैच था। और क्योंकि मैं खेलता था, मैं पार्क में खेलता था। बिल्कुल। तो सामने बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ था, और मेरे पापा बैडमिंटन के एसोसिएशन में भी थे और उनको खेलने का बहुत शौक था, तो वो खेलते थे। बिल्कुल। मैं देखता था फादर को तो खेलते हुए, तो मुझे भी मन करता था खेलने का, तो मैं भी खेलने लग गया था। और जब तेरे साथ मेरा, आपके साथ मेरा एक तो भाईचारे में है ना, पॉडकास्ट में तू भी नहीं बोल सकते भाई। अरे नहीं चल ब्रो, नहीं भाई, जनता को गुस्सा आ जाता है। तो आपके साथ मेरा जो पहला मैच था ना, वो टूर्नामेंट मेरा दूसरा था, और मैं फाइनल में पहुंचा था उसमें। ओके। और तब से मेरी जो चल रहा है ना फाइनल में पहुंचने का, मैं फाइनल में तो पहुंच रहा हूँ पर फाइनल में जीतता नहीं था। उस टूर्नामेंट में भी मैं जीतता नहीं था। ओके। शिवी को हरा दिया फिर भी नहीं जीता मैं। उसमें जीता था रोहित वर्मा, हमारे सामने ही रहता था, मेरे साथ ही खेलता था। Okay. अंडर 10 वो जीता था। तो हम स्टेट गए थे जयपुर में। तो उसके अगले साल मैंने विक्रांत का नाम सुना था जब एक प्राइज मनी टूर्नामेंट था सीनियर का, क्लब के अंदर हुआ था। हाँ, गंगानगर क्लब के अंदर प्राइज मनी टूर्नामेंट हुआ था, और उसमें विक्रांत कौशल आया था, और उसमें मैं नहीं खेला था क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि बड़ा बच्चों का टूर्नामेंट है, तू क्यों खेल रहा है। तो मैंने देखा था खेलते हुए, तो उसमें बहुत सही खेले थे, तो उसमें वहाँ से पहचान शुरू हुई कि हाँ अच्छा प्लेयर है। और उसके बाद से फिर ये हो गया कि हाँ एक प्लेयर अच्छा आ गया है, और कैटेगरी सेम थी। बिल्कुल। तो
एक तो करणपुर में थे और एक दूसरा मैं गंगानगर में था, तो मिलना भी पहले साल तो अपन बहुत रेयरली मिले। रेयरली, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ और फिर जब टूर्नामेंट साथ में खेले तो धीरे धीरे चलता रहा। शिव ये बताओ कि जैसे जब आप गंगानगर से करणपुर गए थे और वहाँ पे कोर्ट बनाया, तब क्या दिमाग में था? क्या हार के बाद ऐसा क्या लग गया था कि भाई कि इसमें आना है? अमृत, मैंने जैसे बताया कि ज़िंदगी में उससे पहले इतना ह्यूमिलेशन कभी फील नहीं किया था। बहुत एक सिक्योर बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग, लैंडलॉर्ड्स हैं, सब है। तो मेरे फादर की स्टार्टिंग से आदत रही है कि किसी भी चीज़ में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं उस चीज़ को। तो मेरे से ज़्यादा मेरे फादर को वो चीज़ क्लिक हो गई थी कि इस फील्ड में कुछ करवाना है। यू वॉन्ट बिलीव अमृत, सुबह 4 बजे उठते थे हम लोग। मेरे फादर को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि क्या करवाना है। माई फादर वॉज नॉट फ्रॉम ए स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ऑफकोर्स उनको कोई नॉलेज नहीं थी क्या करवाना है। एक बेसिक सी बात रहती है, चल रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक भाग रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ बस जिसने जो बता दिया वो कर रहे हैं। करणपुर में था, थोड़ा बहुत क्रेज़ था। आज मैं नाम लूँ तो आप जानते होंगे, सुमित बोचीवाल सर थे, पंकज खत्री भैया थे, नितेश ग्रोवर जी थे। क्रेज़ था, तो उनसे टेक्निकल नॉलेज लेके मेरे फादर ने जितना थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, फिटनेस स्टार्ट करवा दी। स्कूल जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ 4 बजे, 4 से लेकर 10 बजे तक उसी ओपन कोर्ट में खेल रहा हूँ। जो खेलने आ रहे हैं उनको रैकेट्स मेरे फादर दे रहे हैं, शटल मेरे फादर दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ बन गया था कि पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन की बात होती थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं थी। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे फादर ने पूरा का पूरा बिजनेस छोड़ दिया था कि मेरा गेम कंटिन्यू रहे। अर्ली मॉर्निंग, दिन में स्कूल वाले टाइम पे खेल रहे हैं, स्कूल से जल्दी आई खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, सिर्फ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं है, खेलते खेलते सीख रहे हैं। तो मेरे साथ प्लस पॉइंट यह है कि रिजल्ट्स थोड़ा टाइम पे मिल गए मुझे। जब रिजल्ट्स टाइम पे मिल गए तो अमृत फिर ऑटोमेटिकली उस चीज़ में पुश आने लगा। अगर रिजल्ट ना मिलते, बिल्कुल, अगर ऐसा होता कि शिवी आप गए करणपुर में मेहनत की, बिल्कुल, और पहले साल भी हार गए, दूसरे साल भी हार गए, बिल्कुल, तो फिर क्या आप कंटिन्यू रखते गेम? फिर तीसरे साल भी आते हमारे, चौथे साल भी आते, 5वें साल भी आते। ये रिजल्ट ड्रिवन नहीं था क्या? कि अगर रिजल्ट आ रहे थे, बिल्कुल, तो अपन मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल, अगर रिजल्ट ना आ रहे होते तो क्या अपन उतनी मेहनत कर रहे होते? ये चीज़ मेरे फादर से भी डिस्कस हुई है मेरी कि डैडी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मुझे जल्दी मिले हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेरा वहाँ से मिला है। आपको शायद नॉलेज होगी कि आसपास राजस्थान नगर अबोहर टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और हर टूर्नामेंट में मेरे फादर मुझे लेके पहुँचते थे। कैटेगरी का फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी आपने खुद ने बोला कि सीनियर टूर्नामेंट भी था, तो मैं अंडर 11 था, तब मैं 13, 15, 17, 19 सारी कैटेगरीज खेलता था। तो मेरे फादर को स्टार्टिंग से था कि जब इसको जीत मिलेगी, जीत की भूख मिलेगी, जो हंगर मिलेगा ना, तभी कुछ ना कुछ होगा। तो तभी वहीं से मेजर पुश मिला, क्योंकि जीत मिली। हार मिलती तो शायद कॉन्सिक्वेंसेस आज कुछ और हो सकते थे। वही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आते उनके पास, और उसी चक्कर में मतलब कि उनको क्या कहोगे कि जिनके रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे और वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ पा रहे, जैसा वो खेल रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं किसी भी गेम की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, वो पूरा मेहनत कर रहा है पर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या एडवाइस है? एक ना थ्योरी मेरे फादर ने मेरे को जब मैं 10-11 साल का था तब मुझे बताई थी कि ज़िंदगी में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक मैनेजर माइंडसेट के होते हैं और एक लेबर माइंडसेट के होते हैं। मैं यहाँ पे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बट ओनली वर्किंग हार्ड इज़ नॉट सफिशिएंट आई गेस। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपका फ़ोन साथ साथ चल रहा है, तो आई एम सो सॉरी, वो स्टडी नहीं हो रही है। आप 1 घंटा दिल से पढ़ रहे हो, फ़ोन आपका साइड में है, तो वो स्टडी है। सेम गोज़ फॉर स्पोर्ट्स, सेम गोज़ फॉर एनी फील्ड। आप कम खेलो, कम कुछ भी काम करो, लेकिन आपका पूरा फोकस अगर उस चीज़ के अंदर है, तो आज नहीं तो कल 100% अमृत आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट देता हूँ मैं। आप सब अमृत को बहुत सालों से सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं। फूड व्लॉगिंग भी इनिशिएट करी थी, रेगुलर डेली व्लॉगिंग भी करी थी,
एक आप पैटर्न फॉलो कीजिए कि ही वॉज कंसिस्टेंट, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बहुत बार अमृत और हम पहले बैठे हैं, व्यूज़ 1000, 1500, 2000, 3000, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हंसी वाली बात है, बेरोज़गार व्लॉग स्टार्ट किया था, सुबह उठता था, पापा से पैसे मंगाए, पार्टी करी, सो गया। बट ही वॉज कंसिस्टेंट, कुछ भी कर रहा था, ही वॉज कंसिस्टेंट इन दैट पार्ट। तो वही सेम गोज फॉर मी, हम कंसिस्टेंट थे। संडेज़ मुझे याद नहीं है संडेज़ कभी ऑफ किया हो हम लोगों ने। पिकनिक्स पे, फैमिली हॉलीडेज, ये सब कुछ भी नहीं था। आई गेस 365 डेज में से 365 डेज मैं और मेरे फादर और हम 3-4 और प्लेयर्स, हम लोग सब कोर्ट पे रहते थे। तो शिवी ये बताओ कि रिजल्ट्स क्या रहे, मेनली अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट्स क्या है, थोड़ा सा बताओ कि कहाँ तक अपना बेस्ट रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं गंगानगर का पहला प्लेयर था जो मैं स्टेट चैंपियन बना। मेरे से पहले आज तक ओपन फेडरेशन वाले टूर्नामेंट के अंदर कोई स्टेट चैंपियन नहीं बना था। एंड आई गेस स्कूलिंग SGFI स्टेट्स के अंदर भी कोई स्टेट चैंपियन नहीं बना था। हम दोनों की जर्नी कहीं ना कहीं अमृत पैरेलल रही है, तो आपने तो सब अपनी आंखों से देखा है उस जर्नी को। 8 बार स्टेट चैंपियनशिप रही है। उदयपुर शायद आपको याद होगा, मैं राजस्थान का पहला प्लेयर था जो एक बार में 3 कैटेगरीज जीता था, अंडर 13 सिंगल्स, अंडर 13 डबल्स, अंडर 15 डबल्स। मेरे से पहले आज तक कोई 3 कैटेगरीज ओपन फेडरेशन की पूरे राजस्थान में कोई नहीं जीता था। एंड ये सब हो रहा था सिर्फ करणपुर के एक गोडाउन में। ओपन कोर्ट से हम शिफ्ट हो गए थे गोडाउन में, वो बात की बात है कि अभी आपको पिक्चर दिख जाएगी। बिल्कुल, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोर्ट होता था, मिट्टी वाला कोर्ट था। तो ये कोर्ट भी फादर ने बनाया था? बिल्कुल। मेरे जो सेकंड कोच थे, जिनकी आज भी मैसिव रिस्पेक्ट रहती है मेरे दिल में, गौतम शारदा भैया, उन्होंने जो टेक्निकल एक मिसिंग रह रहा था पार्ट, फादर तो करवा रहे हैं बट ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट एक नीड थी वो गौतम भैया थे, उन्होंने हेल्प करी। उनकी एक जगह खाली पड़ी थी, एक गोडाउन था उनका, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो गोडाउन दे दिया। उसका प्रॉपर रेंट आ सकता था, भैया को कहीं भी यूज़ करते, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गोडाउन दिया। एंड हमने वहाँ पे मिट्टी वगैरह सेटअप करके प्रॉपर कोर्ट बनाया, लाइटिंग करवाई, एंड इट वाज ओपन फॉर ऑल। कोई भी करणपुर का प्लेयर, कहीं का भी प्लेयर आके खेल सकता है। इसमें एज सच कुछ बाउंडेशन नहीं थी, कोई फी स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था। रैकेट्स हम लोग दे रहे हैं, शटर्स हम लोग दे रहे हैं। कभी माइंडसेट नहीं था बिजनेस को लेके, क्योंकि हमारा नहीं था मन, खुद खेलना था, प्लेयर्स चाहिए थे। तो वहाँ से अपन ने कोर्ट शुरू किया। बिल्कुल। तो शिवी, मेनली आपने कहा कि मेनली आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट स्टेट चैंपियन, अपन नेशनल गए हो, नेशनल पार्टिसिपेशन रहा है। बिल्कुल, लगातार स्टेट चैंपियन है। और आपके स्टूडेंट्स तो अक्षत हो गया। बिल्कुल, अक्षत तो अभी यहीं पे ही है। अक्षत भाई, इधर आ अक्षत भाई, अक्षत को तो मिलाते हैं भाई सबसे। तो ये है अक्षत, ये अक्षत भाई नेशनल चैंपियन है। नेशनल चैंपियन है भाई। एग्जैक्टली, 3 बार नेशनल चैंपियन है। देखो गाइस, हमारे गंगानगर का लड़का नेशनल चैंपियन और बैडमिंटन, और अब पिकल बॉल में आ चुका है भाई। तो अब पिकल बॉल में भी चैंपियन बनेगा। और ये शिवी का प्रोडक्ट है। शिवी ने सिखाया, शिवी ने इसको शिवी के फादर का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और हमारे साथ भी खेला है और अब अच्छा कर रहा है। इसी बारे में अपन बात करते हैं कि ठीक है ब्रो। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो इसी बारे में बात करते हैं यार कि अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट वो रही। बिल्कुल। अभी लोग खेलते हैं, शुरू कर रहे हैं खेलना, स्टेट चैंपियन बनना, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनना, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल। क्या होगा बन के? क्या मिलेगा? स्टेट चैंपियन बन गए, नाइस क्वेश्चन। अरे यार आप नेशनल चैंपियन भी बन गए। बिल्कुल। अंडर 17 में बन गए आप, बिल्कुल। अंडर 14 में बन गए। बिल्कुल। क्या होगा? अमर, आपको याद होगा अपने ना कुछ दिन पहले कैफ़े में बैठे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो एकदम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अमृत, तूने अपनी ज़िंदगी के 15 प्राइम साल स्पोर्ट्स को दिए, क्या मिला है? कुछ मिला है क्या? वो ट्रॉफीज़ घर पे मिट्टी खा रही हैं, वो सर्टिफिकेट्स किसी फाइल के अंदर पैक होके पड़े हैं, वो जो स्पोर्ट्स न्यूज़ पेज पे जो कटिंग आती थी, अमृतपाल ने जीता खिताब, वो सब चीज़ें आज कहाँ हैं? ये सवाल जब मैं पहली बार स्टेट चैंपियन बना था ना, तो वो क्रेज़ था, बट जैसे वो अचीवमेंट आई तो वो वैल्यू नहीं रही उस चीज़ की कि अब क्या नेशनल। अब आज अपने बीच, अभी आपने बताया अक्षत अरोड़ा है, नेशनल चैंपियन है,
सो व्हाट, हर साल बनते हैं। इंटरनेशनल चैंपियन हर साल बनते हैं। लक्ष्य सेन अभी तक एक ही है, ठीक है। कितने लक्ष्य सेन इंडिया ने निकाल दिए अभी तक। पर पार्ट वो नहीं है, पार्ट वो है कि स्पोर्ट्स पर्सन को अपना प्राइम साल उस फील्ड में देख के क्या मिलता है। अमृत शायद एक ग्रुप में रहना सीख पाते हैं हम। मैंने जो चीज़ पर्सनली नोटिस की है, जो स्पोर्ट्समैन जितना मैच्योर रहता है वो नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल स्टूडेंट आई गेस इतना कॉन्फिडेंट लाइफ में नहीं रहता है। आज आप किसी रैंडम फील्ड में टचवुड इतना पीक पे हो, सिटी में आपका नाम है, क्या आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के इसके अंदर कोई रोल है? बहुत रोल है भाई। स्पोर्ट्स का मेनली ये रोल रहता है अगर मेरी लाइफ में अगर आप पूछोगे स्पोर्ट्स का क्या रोल है, तो गाइस मेनली अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो आप ये ना सोचिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी, या फिर अगर आप सोचिए आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आप इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है गेम। सबसे बड़ी बात, हम जब स्पोर्ट्स में जाते हैं ना, हम यही भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं। हम रिजल्ट्स के पीछे भागने लग जाते हैं। जो इन्जॉयमेंट है वो रहती ही नहीं है गेम में। बिल्कुल। हम बस प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर वो जो इन्जॉयमेंट है मेनली वो है। हमने बैडमिंटन खेलना ही क्यों शुरू किया था, हमने स्पोर्ट्स खेलना ही क्यों शुरू करा था? क्योंकि हमें अच्छा लगता था। बस आप ये सोचिए कि आपको अच्छा लगता है, आप इसलिए खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपको वो अच्छा लगता है इसलिए आप उसमें आप परफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आप प्रोफेशनल हो रहे हैं। अब वही चीज़ आपको है ना, फिर आपको पूरा देश घुमाएगा। अब जैसे ओवरऑल बैडमिंटन ने मुझे ओवरऑल कॉन्फिडेंस दिया कि आपके सामने 500 जाने हैं, 500 जाने के सामने आप खेल रहे हो। बिल्कुल। 500 जाने के सामने अगर आप खेलोगे ना, तो धीरे धीरे पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार डर लगेगा, तीसरी बार आपका हाथ खुल जाएगा और आप खेलने लग जाओगे। तो कॉन्फिडेंस मेनली मुझे ऐसा लगता है कि अब 15-16 साल अपन ने बैडमिंटन खेला है, अब अभी कैमरे के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस बैडमिंटन का दिया हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा एक्सपोजर दिया। एक्सपोजर इन द सेंस, अगर आप दुनिया में अगर आप मेनली मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हमारी जो लाइफ अभी है ना, अभी रुक चुकी है। हम अगर अपन देखेंगे ना, 9 to 5 वाली जो जॉब है ना, उसमें बंदा विकास नहीं कर पा रहा। जो हमारी जनरेशन थी, जहाँ पे डिस्कवरीज हुई हैं, जहाँ पे इन्वेंशंस हुई है, अब वो देखना वो जनरेशन गुमी है। चाहे आप धर्म की बात ले लो, चाहे किसी की भी जो रिलीजियस पर्सन, चाहे जितने भी रिलीजन बने हैं ना, वो उसमें ना ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ट्रैवल करना, अगर आपको स्पोर्ट्स मौका दे रहा है ट्रैवल करने का, तो आप सबसे बढ़िया चीज़, आप स्पोर्ट्स में जाके ट्रैवल करो। आप खेलो, नए लोगों से मिलो। शिवी सब कुछ सही चल रहा था, स्टेट चैंपियन बन गया था। बिल्कुल। क्या दिक्कत आ गई फिर? 2016-17 आई गेस एक ओवर स्टारडम एंजॉय किया था। आप मेरे साथ रहे हो, आपको पता है कि जब हम स्टेट्स खेलने जाते थे, अपने होटल रूम्स के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेयर मिलने आते थे अपने से। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि 2011 से पहले गंगानगर का स्टेट में इतना नाम नहीं होता था। बहुत कम लोग होते थे जो अच्छा खेल पाते थे। गंगानगर राजस्थान में ऐसा था कि ठीक है, कोई आता है, स्टेट सिटी आती है और चल जाती है। पर 2010 के बाद से 10 में भी जब शिविस चैंपियन बना, और उसके बाद से ये जो हमारा 2010 के से लेकर 17 तक गंगानगर ने एक पोजीशन बनाई पूरे राजस्थान में बैडमिंटन में, और नेशनल खेले। जैसे मैं नेशनल खेला, शिवी नेशनल खेला, अक्षर नेशनल चैंपियन बना। तो ये जगह बनाई, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। मतलब कि पहले जब बैडमिंटन खेलने जाते थे बच्चे तो डर जाते थे। बिल्कुल। और उसी डर में हम अपन जीत के निकले। तो ये एक आपको ब्रीफली बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि स्टार्टिंग से ही गंगानगर का दबदबा था। गंगानगर का कोई दबदबा नहीं था, कोई नाम भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। सोचो कि लोगों को पता लगने लगा जब स्टेट जीते कि ये जगह तो याद है कि ये गंगानगर कहाँ है, ऐसा बोलते थे। लिटरली ये वर्डिंग होती थी। ये भी अच्छी बात है, ये भी फीलिंग है भाई कि यार उस टाइम पे गंगानगर रिप्रेजेंट करते थे भाई अपन, और आज भी गंगानगर को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं। और तब उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इन जगहों के प्लेयर्स। क्या हो गया? चलो, क्या बात कर रहे थे अपन? एक तो ये फ्लो तोड़ देता ना बीच बीच में। ये तुम बैठे रहो ना एक जगह, वहां पे पीछे बैठ जाओ। वो उधर हो जाना, शाम में ऑफिस में चल जाओ आराम से।
या एक जना बैडमिंटन कोर्ट चल जाओ, वहां जाके संभाल लो, चलो। अपन बात क्या कर रहे थे? है ना, बुला दी ना। ओ, गंगानगर का नाम, गंगानगर ऑन द राजस्थान मैप। यस। हाँ, तो गंगानगर का मेनली तो नाम तो था नहीं कहीं पे, कहीं भी नहीं था। और अच्छा भी लगता था कि भाई गंगानगर को पहचान रहे हैं, और आज भी अपन गंगानगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी गंगानगर को रिप्रेजेंट करते थे। क्या बात है। मतलब कि जब स्टेट जीते थे तब लोग पूछते थे कि कहाँ है ये गंगानगर तो अपन बताते थे पंजाब बॉर्डर पे, पाकिस्तान के पास मतलब ये है। बताने का तात्पर्य ये है कि भाई कोई भी नहीं जानता था, और उस टाइम उसके बाद अपन आए और चैम्पियनशिप जीती, पूरा स्टेट चैम्पियन, पूरा स्टेट जानने लगा, और पूरा पीक पे था तू। बिल्कुल। क्या दिक्कत आई? मैं वही अमृत बताना चाह रहा था कि 2016-17 में जब एक पीक टाइम 6-7 साल के लिए एंजॉय कर लिया था ना, कि जहाँ जा रहे हैं जीत के आ रहे हैं, एक अलग स्टारडम था। तुमने सब देखा है कि वो अलग स्टारडम था एक, वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी, जो मैं आज भी बताता हूँ जो मेरे क्लोज वंस हैं, कि वो मलाल मेरी पूरी उम्र का रह गया कि जो वो स्टारडम था वो मेरे सिर पे चढ़ गया था। मैं मेरे फादर की नहीं सुन रहा था, कोई कोच मुझे समझाना चाह रहा था, मैं किसी की नहीं सुन रहा था। आई वाज लाइक यार मैं सही खेल रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मुझे कौन बता रहा है। मैं उल्टा मुझ में नहीं, मैं मेरे कोचेज़ में कमियाँ ढूंढ रहा था कि यार मेरे पास साथ में खेलने वाले प्लेयर्स नहीं है, मेरे पास कोर्ट अच्छा नहीं है, मेरे पास शटल्स रेगुलर नहीं आ रही है, मेरा डाइट ठीक नहीं है यार, ये प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें चलते चलते जो लास्ट के मेरे करियर के 1.5-2 साल थे, वो मेरे को मेजर डाउनफॉल मिला। स्टेट में स्टार्टिंग राउंड्स में मैं हारने लग गया था। तो वो मैं आज भी जब कभी अकेला बैठता हूँ। ये कौन से साल की बात? 2016-17, 16-17, ये 3 साल मेरा जो मेजर डाउनफॉल रहा है। प्लस हम लोग तब गंगानगर भी शिफ्ट हो गए थे, सो फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे मेरे पास। आज भी लोग जानते हो कि रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, गंगानगर जानता होगा जो बैडमिंटन खेलते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। सिंथेटिक कोर्ट था, इंडोर कोर्ट्स था, पूरा टाइम था हमारे पास, सारी फैसिलिटीज़ थी। उसके बावजूद उस चीज़ की वैल्यू नहीं हुई। वो चीज़ आज भी जब मैं अकेला बैठता हूँ मेरे दिमाग में रहती है वो चीज़ कि मैं कर सकता था, मेरे अंदर वो हुनर था, किस्मत थी, सब साथ था। छोटी सी गलती बस, कोच की ना सुनना, पेरेंट्स की ना सुनना, वहाँ पे सब खत्म हो गया वहाँ पे फिर। और यार एक तो इतनी मस्त परोंठे की खुशबू आ रही है ना अभी, है ना, कहाँ से आ रही है? आलू प्याज के परोंठे भाई कोई बना रहा है जेन्युइन में। सही बता रहा हूँ, मज़ा ही आ गया भाई मतलब कि अभी मैं बात कर रहा था और बात करते करते मैं दुख में जा रहा था, और दुख में जाते जाते इधर चल गया भाई। मैंने कहा यार यहाँ परोंठे कैसे बन रहे हैं भाई चल कोई ना, परोंठे खाएंगे। पर शिवी कि मतलब तेरा वो आपका वो लास्ट स्टेज था। बिल्कुल, 16-17-18 खत्म, लास्ट टाइम था। बिल्कुल, तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये गलती, बिल्कुल जिसने नहीं तो क्या होता वैसे, अगर आप सिनेरियो चेंज, बिल्कुल अगर आप पेरेंट्स की सुन लेते, बहुत चेंज आ सकता अगर था। हाँ। आप कोचेस की सुन लेते, बिल्कुल, तो क्या होता? अब यहाँ पे 2 सेगमेंट्स रहते हैं अमृत। एक ठीक है, इट वाज ऑल रिटन, लाइफ को कहीं और लेके जाना था, बट मैं वो चीज़ नहीं समझ पाता हूँ। मेरे को होता है कि मैं कर सकता था आगे। मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं नेशनल मेडल लेके आऊँ, मैं कभी नहीं ला पाया। मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, मैं कभी। फादर का ड्रीम था, आपका क्या ड्रीम था? मेरा ड्रीम था कि मैं अपने फादर को खुश करना चाहता था। मेरा पर्सनल ड्रीम पता नहीं क्यों मेरे से सोचा हाँ कि व्हाट वाज योर ड्रीम? पापा का ड्रीम तो था, वो अलग बात है, बिल्कुल, पर कभी ये सोचा कि अपना ड्रीम क्या था? मेरा पर्सनल ड्रीम बैडमिंटन कभी भी नहीं था। क्या था? ज़िंदगी में मैं जब से मैंने एक सेंसेस अपने कैप्चर किए हैं, मेरे को पता था कि मुझे बैडमिंटन खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता था। उसका रीज़न ये है कि अमृत, आप 10 साल 11 साल के बच्चे को रोज़ मार रहे हो, एक 3rd डिग्री मिल रहा है खेलते टाइम। अब यहाँ का एक रेफरेंस पॉइंट मैं दूँ, मेरे फादर मुझे प्रैक्टिस करवाते थे एंड ही वॉज डैम स्ट्रिक्ट। मतलब एक स्ट्रिक्टनेस का लेवल आपने अगर रेफरेंस पॉइंट सुना होगा, योगराज सिंह, युवराज सिंह के फादर जो हैं, उससे भी अगर आप थोड़ा प्लस मानो तो रोज़ पढ़ती थी, इतनी पढ़ती थी अमृत ने सामने मेरे चलते टूर्नामेंट में पढ़ती थी आई गेस। तो जब मन ही नहीं कर रहा बच्चे का, आपकी रोज मार पड़ रही है, आप ह्यूमिलेट हो रही हो। ड्रीम पूरा करना था बस स्टार्टिंग से ये था कि यार वो इंसान मेरे लिए, उस इंसान ने मेरा सब बिजनेस अपना गिव अप कर दिया,
उस इंसान ने अपना पूरा लाइफस्टाइल मेरे पीछे डैमेज कर दिया। ड्रीम भी तो उनका ही था ना। बिल्कुल ड्रीम उनका था, तभी मैं कह रहा हूँ कि उनका ड्रीम था, उन्होंने सब कुछ अपना खत्म कर दिया। फैमिली फाइनेंशियली एक बार बिल्कुल जीरो आ गई आपको थी। नहीं लगता कि वो उनके ड्रीम की वजह से हुआ है? मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर वो इंसान मुझे ना ह्यूमिलेट करता, मुझे ना 3rd डिग्री देता, मुझे ना मारता, मुझे ना कोसता, तो आज मैं आपके सामने आना बैठा होता। क्या पता आप इस अच्छी जगह बैठे होते, क्या पता जो आपका ड्रीम है, क्या पता आप ड्रीम चुन लेते एक, बिल्कुल, और उसके बाद वो आप उस रास्ते पे निकल के क्या पता आप कुछ बहुत बड़ा कर जाते। बिल्कुल कर क्या सकते पता थे, बिल्कुल। आप अपने फादर की ड्रीम की वजह से एक लिमिटेशन में रह गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फादर की ड्रीम पूरा करना बच्चे की जिम्मेवारी थोड़ी है। फादर का ड्रीम पूरा करना फादर की जिम्मेवारी है, बच्चे का ड्रीम पूरा करना बच्चे की जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी बात कि जैसे आज बहुत सारी मैंने जगह देखा है और नॉर्मल है ये कि फादर बनाना चाहता है बच्चे को डॉक्टर, पर बच्चा नहीं बनना चाहता, फिर भी बच्चा बनता है डॉक्टर। बिल्कुल। क्यों बनता है बच्चा डॉक्टर? इस चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर एक आंसर है मेरे पास। 10 साल 11 साल के बच्चे को इतना माइंडसेट नहीं होता कि वो समझ पाए कि उसके फ्यूचर के लिए क्या बेनिफिशियल है। जब मैं 10 साल का था, मैं 11 साल का था, मैं 12 साल का था, अगर आप तब मुझे बोलते कि किसी भी तरह क्या मन, और मैं तब बोलता कि यार एक्टर बनना है। अब मेरा नहीं मन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो कैपेबिलिटी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरे फादर को कहीं ना कहीं मुझ में वो स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखी होगी। इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे थे, मेरे फादर को लगा कि इसमें कुछ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, उनको कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा समझ है। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी जो मेजर मेरे प्राइम ईयर्स थे मैंने सरेंडर कर दिए। एंड मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने अपने जो प्राइम ईयर्स थे मेरे फादर को दिए, और जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ सिर्फ उनकी वजह से बैठा हूँ। नहीं तो शिवी, तो मेनली आपको ये लगता है कि जो डाउनफॉल था, बिल्कुल अहंकार आ चुका था। अहंकार आ चुका था, और अहंकार तो रावण का ही नहीं टिका। तो अहंकार मेरे में भी आया था यार, सब में आता है, खेलते वक्त हर स्पोर्ट्स पर्सन में आता है। और यही अच्छी बात लगती है कि स्पोर्ट्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। लाइफ में अगर आपको इसकी ठोकर मिले ना, ये लाइफ की ठोकर ही है कि जैसे अगर, पर ये आपको पहले देखने को मिल जाते हैं अगर आप स्पोर्ट्स में हो कि अहंकार आ गया, आप हवा में हो गए, आप नीचे गिर गए। नहीं तो आप अगर रियल लाइफ में जाओगे तो थोड़ा टाइम बाद आती है चीज़ें। आपकी शादी हो जाती है, हो सकता है कि आपके बच्चे हो गए, तब आपके अंदर अहंकार आ जाए किसी चीज़ का। पर जब आपके स्पोर्ट्स में ही होता है ना, तो आपके दिमाग में होता है कि देख, जैसा आपके दिमाग में ये होगा कि अहंकार आया और देख ले अपना इतना पीक पे था और अपन सीधा इधर आए। बिल्कुल। फिर अपन ने शुरू किया बिजनेस, लेट्स फ्लाई। बिल्कुल। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे दिमाग में आया, और पहला कोट कहाँ था, पहला बच्चा कौन था, सब बता। अमृत, अगर अपने प्रॉपर स्टोरी स्टार्टिंग से देखे ना, तो ये स्टार्टिंग से एक रोलर कोस्टर राइड रही है। 2009 से बैडमिंटन, क्यों, कहाँ से बैडमिंटन आया? स्कूल्स में थे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, मैं भी खेलूंगा, खेला, अमृत से आ रहा, मन नहीं माना, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, रिजल्ट्स मिल गए। ये सब क्या, रिजल्ट्स गिर गए, ये सब क्या था? एक रोलर कोस्टर राइड थी। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था अमृत, अगर आप भी उस टाइम खेल रहे थे, आपको भी प्रॉपर नॉलेज होगी जी, जैसे जैसे अपने कैटेगरीज पास कर रहे थे, अंडर 13 से अंडर 15 में आ रहे थे, अंडर 15 से अंडर 17 में आ रहे थे, तो जो पीछे एक ब्लैंक स्पेस बन रहा था, पीछे रिजल्ट्स क्या आ रहे थे अपने बाद? कोई रिजल्ट्स नहीं थे। जो गंगानगर का एक ब्रांड ने हम जैसे प्लेयर्स ने, आपने, हमने बना दिया था, वो वापस गिरना शुरू हो गया था। लोग वापस गंगानगर का नाम भूलना शुरू हो गए थे। उस टाइम पे क्या होता था अमृत, मेरे पास रैंडम कॉल्स आ जाते थे जूनियर प्लेयर्स के, रैंडम मैसेजेस आ जाते थे इंस्टाग्राम पे कि भैया एक दिन प्लीज़ संडे को थोड़ा खिला दो ना, संडे को थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो ना। बहुत सारे कॉल्स आते थे। तो आई वॉज इन 11th आई गेस, BDIS में था, 11th क्लास में था। समर कैंप, मेरे दिमाग में आइडिया है कि समर कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं एक, एंड मेरे को था कि सिर्फ 20 से 25 बच्चे ही मैं इनिशिएट करूँगा। तो मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल था, उस पर मैंने पोस्ट किया कि मैं एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर। पर्टिकुलरली टाइमिंग्स मेंशन कर दी, एक बेसिक सा फी स्ट्रक्चर रख दिया, एंड वो 1 मंथ का मेरा समर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया हम लोगों ने। तो उसका रिजल्ट इतना प्यारा रहा, बच्चे इतना एडिक्टेड हो गए उस चीज़ से, सब साथ में खेल रहे हैं। कौन से साल की बात? इट वॉज 2018 आई गेस, 2018। हाँ, मैं 17 साल का था, मैं 11th क्लास में था। सो प्लस मुझे क्या पर्सनली क्रेविंग आई कि यार
30-40 हज़ार महीने के आ गए हैं मेरे पास, मैं सिर्फ खेला है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहाँ से कहीं ना कहीं एक बिजनेस का एक, अगर वर्ड यूज़ करूँ, चस्का, वहाँ से एक बिजनेस का चस्का लगा कि मैं सिर्फ जाके 2 घंटा खेल के आया हूँ और मेरे पास महीने के 30-40 हज़ार आ गए हैं। 11th क्लास के बच्चे के पास अगर महीने का 30-40 हज़ार आ रहा है तो आई गेस इनफ है ना। तो वहाँ से एक चीज़ क्लिक हुई, प्लस वो उसके बाद मेरा कोई मन नहीं था कि उसको आगे मैं कंटिन्यू करूँ। वो 20-25 बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि भैया रोज़ करवाओ ना प्लीज़ प्रैक्टिस। फिर मेरे को वो चीज़ भी क्लिक हुई कि यार वो ब्रांड नेम जो इतनी मेहनत करके हम लोगों ने ब्रांड नेम बनाया था गंगानगर का, वो हम ख़त्म तो नहीं होने दे सकते ऐसे। अक्षत वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स ऑफ समर कैंप। रिजल्ट सब आपके सामने हैं। तब बहुत सारे बच्चे जुड़ गए थे ऐसे जो मेहनत करना चाहते थे, पर सही गाइडेंस नहीं थी। मेरा मानना ये है कि उस टाइम गंगानगर में सही गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी थी। कोचेस थे, पर उन कोचेस ने खुद कहीं ना कहीं इतना अचीव नहीं किया था लाइफ में कि वो आगे गाइड कर पाते। मैं कहीं ना कहीं वो एक जर्नी पूरी पास करके आया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल्स, वो सब करके आया हुआ था, और मैं गलतियां भी करके आया हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि क्या गलतियां करनी है, क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। पर शिवी, अब भी तो हालात वैसे ही हो गए हैं ना। बिल्कुल। जो गैप आप ख़त्म करने के लिए आपने एकेडमी शुरू की थी, बिल्कुल। बच्चे, आपने कहा था कि बच्चे आए और इसलिए आपने एकेडमी शुरू करी, पर वो गैप तो आज भी है। क्या रिजल्ट आ रहे हैं? बिल्कुल। शायद अमृत आप इतना भी कनेक्टेड नहीं है बैडमिंटन से। रीसेंट पिछले साल के अगर मैं रिजल्ट्स दूं तो लेट्स फ्लाई बैडमिंटन एकेडमी के 3 जूनियर प्लेयर्स स्टेट मेडलिस्ट रह के आए। ओवरऑल गंगानगर की अगर मैं बात करूं तो इसी साल याशिका सहारन है, अंडर 19 में नेशनल सिल्वर मेडल आया उसका स्कूलिंग के अंदर। तो शिवी, लेट्स फ्लाई में आपने कैंप लगाया। बिल्कुल। बैक टू द टॉपिक कि वहाँ पे कैंप लगाया, 25 जाने आए। बिल्कुल। तो आज मुझे बताओ कि लेट्स फ्लाई की गंगानगर में ओवरऑल कितनी ब्रांचेस है? जब वो 25 बच्चे प्रैक्टिस करते थे ना अमृत, तो उनके रिजल्ट्स देख के, उनकी एक जज्बा देख के उनका, और भी बहुत सारे बच्चे थे जो अट्रैक्ट हो रहे थे। बट ड्यू टू लेस सोर्सेज से हमारे पास सिंगल बैडमिंटन कोर्ट ही था रिद्धि सिद्धि फर्स्ट के अंदर। तो 2-2.5-3 घंटे में मैं एक सिंगल कोर्ट में ज़्यादा बच्चों को नहीं करवा सकता था। प्लस जब मैं खुद खेलता था तो मैं अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स में बैडमिंटन कोर्ट ढूंढने में ही रह गया था। जब हम करणपुर में रहते थे तो ओपन कोर्ट था, 2 साल हम ओपन कोर्ट में खेलते हैं। उसके बाद वो जगह सेल आउट हो गई। फिर उसके बाद हम गोडाउन में, आपको बताया मैंने, गौतम बिया गोडाउन था, वहाँ पे हम शिफ्ट हुए। मिट्टी का गोडाउन था, 18-20 फुट उसकी, 18 फुट से भी कम हाइट थी, तो आप लेंथी गेम भी नहीं खेल सकते हो वहाँ पे। तो मेरे 3-4 साल, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। उसके बाद मैं और मेरे फादर रोज़ अप डाउन करते थे करणपुर टू गंगानगर बस में। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे हम लोग चलते थे, 12-1 बजे तक हम सेशन करते थे। उसके बाद डैडी अपना काम करने लग जाते थे और मुझे वापस करणपुर की बस चढ़ा देते थे। 2 से 3 साल मेरा ये सर्कल चला है कि मुझे सिर्फ कोर्ट ढूंढने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तो मेरा एक पर्सनल ड्रीम था, उस टाइम पे मैंने सोच लिया था अगर लाइफ में इस चीज़ में कभी भी मैं कुछ आऊँगा ना, तो किसी भी बच्चे को बैडमिंटन कोर्ट्स की कमी नहीं होगी। आज से 10 साल पीछे जाते हैं, गंगानगर के बच्चों को आई गेस स्टेडियम जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन मेरे इस वर्ड से कनेक्ट करेंगे, बहुउद्देश्य हॉल। बहुउद्देश्य हॉल हमारा बचपन बीता है उस जगह पे। अब सपोज कोई रिद्धि सिद्धि इस साइड बच्चा रह रहा है, होमलैंड बच्चा रह रहा है, उसको पूरा शहर क्रॉस करके एक शहर के अलग कोने में जाना पड़ता था। तो मेरा ये पर्सनल माइंडसेट था कि किसी बच्चे को बैडमिंटन कोर्ट्स की और बैडमिंटन कोच की कमी नहीं आने दूंगा मैं। तो तब मैंने गंगानगर का फर्स्ट एक मल्टी ब्रांच कॉन्सेप्ट लेके आया था मैं। रिद्धि सिद्धि फर्स्ट एंड रिद्धि सिद्धि सेकंड में भी मैंने एक कोर्ट अकोमोडेट करवाया, और वहाँ मैंने योगेश सुथार, अगर आप जानते होंगे तो मेरे सबसे पुराने हेड कोच हैं, मेरे अंडर ही खेले हैं, 4 बार इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे हैं। तो मैंने, और अब पटियाला में मेरे साथ, पटियाला में बीपीएड कर रहे हैं अमृत के साथ। अमृत बीपीएड कहाँ से एकदम से? अरे यार, पापा का सपना है कि मैं पीटीआई बन जाऊँ। हाँ, क्या बात है। सरकारी नौकरी उनके जैसे मैं काम करूँ। कितना अच्छा लग रहा है एक पीटीआई जिसके अभी 50,000 फॉलोअर्स होने ही वाले हैं बस।
ये मेरे पापा का सपना है, जैसे आप अपने पापा का सपना करने पूरा कर रहे पड़ेंगे। हो। अच्छा वैसे- लगता है, करके देखना बड़ा अच्छा लगेगा। यार पापा अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक पापा का भी कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात वही है। तो फिर तब नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए, रिद्धि सीधी सेकंड में हमने स्टार्ट करी। तो जो 25 बच्चे थे वो 50 बच्चे हो गए। जो मेजर मेरा गोल्डन टर्निंग पॉइंट आया वो उसके बाद आया। मैं मिला मिस्टर सिद्धार्थ घोडेला से। जो सुन रहे हैं 80 से 90% लोग जानते होंगे कि सिद्धार्थ घोडेला जी कौन है। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 2022 में मैं सिद्धार्थ भैया से मिला किसी टूर्नामेंट में। भैया की एक ऑलरेडी स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही थी, आरके स्पोर्ट्स एकेडमी बालाजी धाम ऑलरेडी चल रही थी, बट भैया को प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं। तो भैया का और मेरा एक डिस्कशन हुआ कि क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए। फिर हम लोगों ने एक फ्रेंचाइजी जनरेट करी, RKLF स्पोर्ट्स। आप अमृत के पीछे देख रहे होंगे RKLF स्पोर्ट्स लिखा भी हुआ है गाइस। RKLF स्पोर्ट्स इज RK इज सिद्धार्थ भैया की RK स्पोर्ट्स एकेडमी, LF इज लेट्स फ्लाई। हमने कंबाइन करके एक स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी जनरेट करी जिसमें अब हमारे पास 3 बैडमिंटन एकेडमीज हो गई थी और एक मार्शल आर्ट्स की एकेडमी हो गई थी। सिद्धार्थ भैया की ऑलरेडी एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी चल रही थी और एक बैडमिंटन एकेडमी चल रही थी। अब ओवरऑल हमारी 3 बैडमिंटन एकेडमीज हो गई थी और एक मार्शल आर्ट्स। विद इन 2 ईयर्स हमारी आज के टाइम पे 11 बैडमिंटन ब्रांचेस चल रही हैं। एक आज हम बैठे हैं, एक पिकल बॉल चल रही है, 2 मार्शल आर्ट्स की चल रही हैं और एक क्रिकेट एकेडमी चल रही है। सो वहाँ से जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया है, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, ही वॉज माई गार्जियन एंजल। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। मेरे फादर के बाद अगर एक फादरली सपोर्ट मेरे को कहीं से मिला है तो वो उनका मिला है। वो नहीं होते तो आई डोंट थिंक आज बिजनेस इतना ग्रो होता, क्योंकि मेरा पर्सनल माइंडसेट बिजनेस में कभी भी नहीं था। मेरा माइंडसेट तो स्टार्टिंग से गेम का था। आई वॉज नॉट फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड। कभी भी बिजनेस का वो लेके आया सच माइंडसेट नहीं था। वो सारी जो बिजनेस की टेक्निक्स है सब कुछ वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भैया की तरफ से हमें मिली है। शिवी, आपको नहीं लगता कि यार बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है यार? बिल्कुल अकेडमीज होगी, क्योंकि जब अपने टाइम पे था हाँ जी, कमर्शियल नहीं था। बिल्कुल। मैं विशाल भैया के पास जाता था खेलने, बिल्कुल। 500 रुपये देता था भाई। ठीक है, 1000 हद से 1000। ठीक है, ठीक है। और भैया मतलब कैसा था कि बच्चे बहुत सारे फ्री में भी खेलते थे, बिल्कुल सिखाते थे। एक कैंप लगता था, समर कैंप लगता बिल्कुल। देखो एक बार मैं भी आया था। था। हाँ, गर्मियों में लगता था। पूरे रायसी नगर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, बच्चे आते थे, सारे आते थे। अनमोल जग्गा हो गया, मेरा बड़ा भाई क्या बात, अमनदीप, क्या बात है। विशाल गरसिंहपुर वाला, अब तो कनाडा में चल गया भाई। मैं तो देखता हूँ भाई की स्टोरीज वगैरह। बिल्कुल। तो अनमोल जी सारे आते थे। गितेश राठी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स गाइस, गितेश राठी, क्या बात। राठी तो देख ही रहा होगा, गितेश Natural राठी। तो वहाँ पे एक क्या था, कमर्शियल नहीं था। और हमारा था कि खेलना सीखना है। पर मैं अपना पर्सनली शिवी बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है मुझे कमर्शियल हो गया, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया। बिल्कुल। कि अब दिक्कत ये आ गई है कि जो वो माहौल था ना, जो अपन सीखने का माहौल था, अब बैडमिंटन में वो माहौल नहीं रहा। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ है और ये चेंज कैसे आया है? कमर्शियल कैसे होने लग गया ये चीज़? मुझे लगता है इसमें अपने जो ओलंपिक्स है ना, इसका ही बहुत रोल प्ले है। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे यार अगर आपको ओलंपिक्स में है ना, जैसे अब अपने मेडल्स आए हैं ना जब, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है कि ये भी गेम्स में भी हमारा, हम बैडमिंटन में भी कर सकते हैं। तो बच्चों का पहले तो ना पढ़ाई इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल। पहले पढ़ाई, स्पोर्ट्स को है ना ऐसा माना जाता था कि सेकेंडरी, हाँ, खेलने वाले बच्चों को सही नहीं मानते थे यार। बच्चों को ना गेम्स में नहीं डालते थे पेरेंट्स। अब डालते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि फोन से दूर रहेगा, चाहे हो सकता है इस कारण भी आ रहा हो, क्योंकि हर बच्चा, हर पेरेंट्स अब ये चाहता है कि स्पोर्ट्स में रहे। मेजर कोविड के बाद चेंज आया है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं पेरेंट्स। तो जो बिजनेस वाली पार्ट अमृत, एक कमर्शियल की ओवर कमर्शियल हुआ जा रहा है। जब आप लोग स्टेडियम्स में खेलते थे तब स्टेडियम का आई डोंट थिंक कुछ रेंट होता होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक जनरेट करके दिया होगा। अभी जो फैसिलिटीज़ बनाई गई है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई है, वो बनाई इसलिए गई है कि जो कन्वीनियंस बच्चों को ईजिली मिल रही है। आज आप गंगानगर के अंदर निकलोगे, सिर्फ 500 मीटर चलोगे, आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपके पास मिल जाएगी। आपको बैडमिंटन कोर्ट्स मिल जाएंगे, आपको बॉक्स क्रिकेट मिल जाएगा, आपको पिकल बॉल ग्राउंड मिल जाएगा। पर ये चीज़ें पहले नहीं थी।
तो ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं। और प्राइवेट लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। जिन्होंने हमें ये कोर्ट बना के दिया है उन्होंने पैसा लगाया इस पर, लाख रुपए लगाए इस पर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर गवर्नमेंट मुझे कोर्ट्स बना के दे देगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई फीस नहीं लूंगा बच्चों से। सही बोल रहे हो कि इसका मतलब ये भी है कि सरकार, अगर आप सरकार कोच दे, बिल्कुल सरकार फैसिलिटीज बना के दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप क्या कर रहे हो बिल्कुल कि अगर आप इतना कमर्शियल आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कि या फिर आपने यही सोच लिया कि कमर्शियल ही रखना है? बिल्कुल। इस रिसेंट ईयर्स में सिद्धार्थ भी और मेरा इस बात पे बहुत बार डिस्कशन भी हुआ है कि भैया वी आर ग्रोइंग बिजनेस टू मच, हमारा पूरा दिन दिमाग इस चीज़ में चलता रहता है। तो रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव लिया है, वी हैव स्टार्टेड एन NGO RK फाउंडेशन, जिसमें हमने हमारी एक पूरी की पूरी ब्रांच उन बच्चों को डेडिकेट कर दी है, दोज आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच साउंड, जिनके पेरेंट्स पैसा नहीं लगाना चाहते हैं बच्चों पे या उनके पास नहीं है, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं। मैं आज पहली बार बता रहा हूँ ये चीज़ ऑन कैमरा कि RK स्पोर्ट्स एकेडमी जो बालाजी धाम के पास है, हमने वो पूरी की पूरी ब्रांच फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। तो एनी बैडमिंटन प्लेयर ऑफ एनी लेवल, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल, ओनली बैडमिंटन के लिए क्या? बैडमिंटन एंड मार्शल आर्ट्स दोनों, वहाँ पे बैडमिंटन एंड मार्शल आर्ट्स दोनों की फैसिलिटीज़ हैं। हमने वो पूरी की पूरी ब्रांच फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे? कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, एक ओनली 100 रुपीज़ मंथली फ़ी है जो एक डिसिप्लिन के लिए हमने रखी है, उसके अलावा कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी एज का बंदा आके खेल लेगा? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमने बनाई ही वो है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन रहेगा, प्रॉपर बैचेस रहेंगे, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं रहेगा। प्रॉपर नॉन मार्किंग शूज़ रहेंगे, प्रॉपर शटल स्कॉक हम प्रोवाइड करवा के देंगे आपको, सारी फैसिलिटी, कोचिंग हमारी तरफ से होगी प्रॉपर। बहुत बढ़िया। तो गाइस अगर आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और सोच रहे हैं आने की तो आप आ जाइए भाई, बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं भाई। पहले भी ऐसे ही होता था कि भाई जिसने खेलना वो खेलता है। बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं थोड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे। फादर इशू क्या होता है? फादर इशू आप बताइए। आपने तो आपके साथ तो हुआ है ये। फादर इशू का मतलब क्या है, अगर किसी ने टर्म ही पहली बार सुना है फादर इशू? 99% इंडियंस आई गेस इस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं आज के टाइम पे। फादर इशू कुछ ऐसा बिग टॉपिक नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग। अगर आपको चेक करना है कि आपका फादर इशू है या नहीं है, घर जाओ, अपने बाप को हक कर लो। कर सकते हो क्या? अगर इफ़ यू कैन देन आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट आपका कोई फादर इशू नहीं है। बट अगर आपको झिझक हो रही है अपने बाप को गले लगाने से, देन आई एम सॉरी, देयर इज़ ए कम्युनिकेशन गैप। एंड मेरा पर्सनली आज भी है, आज ही मैं अपने बाप को हक नहीं कर सकता। आप तू कर सकता है? लास्ट टाइम याद है कब किया था? नहीं। करना चाहिए ना, आज जाके करते हैं। नहीं यार, होगा ही नहीं। होगा नहीं ना, मुश्किल है। गाइस आप सब ट्राई करो घर जाके आज। वो कैमरामैन भी कह रहा नहीं कर सकता। चेतन कर सकता है। मैं करूंगा तो घर वालों को शक हो जाएगा कुछ हुआ है, कोई नशा करके आएगा ये। नहीं, घर वालों को करे क्या हो गया आज इसको? क्या बात होगी? क्या पिए? क्या पिए? तो फादर इशू का मतलब ये है, फादर के साथ इशू। सिंपल 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 है, सबको है। पर अपने इशू बहुत हार्ड थे। अपने जो इशू थे वो तो सबके सामने थे। फादर इशू का मेरे को ऐसा लगता है कि ये चलो ठीक है, ये भी एक इशू है कि आप हक क्यों नहीं कर पा रहे, पर मेनली फादर इशू का मतलब ये है टॉक्सिक हो रखा है आपका रिलेशन बाप और बेटे का। अब जो ये बस आई है मदर एंड प्राइड स्कूल की, जानबूझ के हॉर्न बजा रहे हैं तो इनको बजाने दीजिए, उनको पता है कि चल रहा है शूट, खराब करेंगे। तो फादर इशू का मेनली तो मुझे ऐसा लगता है कि फादर और बच्चे में जो रिलेशन है वो टॉक्सिक हो जाए। टॉक्सिक इन द सेंस, अगर आपको टॉक्सिक नहीं पता, कि बाप और बेटे के झगड़े हो रहे हैं, बाप और बेटे लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, नहीं बन पा रही बाप और बेटे की, पर प्यार करते हैं एक दूसरे से, दिखा नहीं पाते, पर लड़ भी रहे हैं लड़ भी रहे हैं, और रिस्पेक्ट भी है,
अब दिक्कत ये होती है कि फादर इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि रिस्पेक्ट भी फिर खत्म हो जाती है, फिर प्यार भी खत्म हो जाता है, फादर इशू सिस्टम खराब हो जाता है। बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका फादर इशू का मैंने टॉपिक इसलिए उठाया कि एज यू सेड कि भाई मेरे फादर का ड्रीम था बैडमिंटन, मुझे प्लेयर बनाना। और अगर आपने, मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आपने फादर इशू के बारे में समझना है तो आप योगराज और युवराज का जो रिलेशन है, योगराज जो उनके फादर है, युवराज जो बेटा है, हाँ युवराज बना है योगराज की वजह से, पर क्या युवराज बनना चाहता था वो? सवाल ये है। अब बात ये फादर इशू कि अगर आपके रिज़ल्ट नहीं आते थे या फिर आप अच्छे नहीं खेलते थे तो क्या होता था आपके साथ, आप बताइए। जब ट्रेनिंग होती थी तो दैट ट्रेनिंग वाज प्रॉपर एट 3rd डिग्री। आपने तो अमृत सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट्स के अंदर ही देखा है। आपने आई डोंट थिंक मुझे और मेरे फादर को भी प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, क्योंकि सिटीज़ अलग थी अपन दोनों की। तो जो करणपुर से हैं लोग पुराने जो मेरे साथ खेलते थे, वो सब जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो मेरे फादर होते ही नहीं थे। वो इंसान, वो 4-5 घंटे के लिए, वो मेरे को लगता था मेरा बाप नहीं है ये। कोई बाप अपने बच्चे को इतना नहीं मारेगा जितने मेरे पड़ी है कसम से। बहुत मारा है, बहुत मारा है। उस टाइम भाई मेरे को होता था, ह्यूमिलेशन फील होता था। 10 जानों के सामने मेरे पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? जो आ गया हाथ में, बैठे हैं, अब ऐसे बैठे हैं एकदम सही, बोतल मार दी, पत्थर मार दिए, रैकेट पड़ा, रैकेट मार दिए। कितने रैकेट मेरे ऊपर टूटे, आज भी कभी कभी दर्द होता है जगह पे, इतना मारा है। तब मेरे को उस टाइम मेरे फ्रेंड्स हैं, उस टाइम कहते हैं तो पापा मारते हैं, तेरे पापा मारते हैं, बड़ा मारते हैं। उस टाइम ये चीज़ होती थी। उस टाइम फील होता था यार कि क्यों मार रहे हैं, मेरा मन भी नहीं कर रहा खेलने का और मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। आज जाके कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उस इंसान ने सिर्फ मेरा करियर बनाने के चक्कर में हम दोनों का जो रिलेशन था वो सेक्रीफाइस किया। आज भी कभी कभी पुरानी बातें आ जाती है तो एक वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता हम दोनों के बीच में, हम एक बात पे सहमत नहीं हो पाते। और यही रीज़न था कि मेरा मेजर डाउनफॉल आया, यही रीज़न था। क्योंकि मैं लड़ता था। 16-17 साल का जब बच्चा हो जाता है तब वो बाप के आगे बोलने लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सहमत नहीं करते हो अपने फादर से, तो वही मेजर डाउनफॉल मेरे को फील हुआ। और आज मुझे वही चीज़ होती है कि अगर मेरे फादर ने मुझे एक नॉर्मल लाइफ जैसे सारे बच्चे करते हैं, काम में बिजी रह के ध्यान ना दिया होता, सिर्फ पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट दी होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी होती, तो आई डोंट थिंक मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ होता। हो सकता है मैं कहीं बढ़िया भी हो सकता था, बट यहाँ तो नहीं होता। 100% मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का मन नहीं था। मैं कैपेबल था, टैलेंट था, पर मेरा मन नहीं था। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपका मन कर रहा है खेलने का और आप टैलेंटेड हो। मन ही नहीं करता था। नहीं करेगा 12 साल के बच्चे का मन, जब आप धूप में रोज खेल रहे हो, ओपन कोर्ट है, पढ़ रही है, रोज पढ़ रही है, नहीं मन करेगा खेलने का, क्योंकि तब नॉलेज नहीं थी, तब दिमाग में नहीं था। आज जाके पता लगता है कि आई एम रियली थैंकफुल उस इंसान ने जो किया है। अगर वो सब ना होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। शिवी, पर क्या वो सही था? तब के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो शायद हाँ। पर क्या मैं आगे सेम चीज करूंगा अपने बच्चे के साथ? आई डोंट थिंक सो। वो गैप रह गया हम दोनों के बीच में, एक पूरा उम्र भर का। ये सोचो शिवी, दुनिया बाकी भी है, प्लेयर्स और भी बहुत निकले, और भी निकले हैं, क्या सभी इसी तरीके से निकले? बिल्कुल भी नहीं। तो वही मैंने इसलिए मैं पूछा कि क्या वो तरीका सही था? अब जैसे योगराज भी अगर युवराज को सिखा रहा है, चाहे वो लाठी के डंडे के जोर पे सिखा रहा है, क्या वो तरीका सही है? बात ये है। यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। इसमें बताऊं क्या होता है? एक मैं पूरी कर लूं प्लीज। हाँ शिवी, इसमें दिक्कत ये होती है कि आप उस चीज़ से नहीं गए होंगे। बहुत सारे लोग ट्रोमा में चल जाते हैं। बिल्कुल। कि जब फादर इश्यूज की वजह से, या फिर जब जैसे आप कह रहे हो कि मेरे पढ़ती थी, तो लोग इसी पढ़ने की वजह से है ना, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोमा में चल जाते हैं। बिल्कुल। और पूरी लाइफ उनके अंदर एक ट्रोमा रहता है। बिल्कुल। हमारे इंडिया में बहुत कम है, हो सकता है इंडिया में भी हो, पर आप बाहर जाओगे ना, बिल्कुल, आपको देखने को मिलेगा
कि ट्रोमा लोगों के अंदर ऐसा ऐसा है कि वो कभी भी खुल नहीं पाते। बिल्कुल। बच्चे का जो उम्र होती है ना, यही उम्र होती है जब बच्चा 18 से ये 10 से लेके 20 साल की उम्र जो बड़ा हो रहा होता है, इसमें उसके अंदर कोई ट्रोमा आ गया तो उसके ज़िंदगी भर वो ट्रोमा दिमाग में रहेगा। बिल्कुल। तो क्या मारना, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये किसी ना किसी बच्चे को, ये कोई मुलायम बच्चा है उसको ट्रोमा दे सकता है? बिल्कुल अमृत, 10-11 साल के बच्चे का एक माइंडसेट नहीं होता है कि उसको आगे फ्यूचर में, भविष्य में क्या करना है। जो वो आज कर रहा है उसका आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। आपने देखा होगा जो पहले का स्कूलिंग सिस्टम था, जो टीचर्स थे बच्चों को मारते थे, डंडे से मारते थे, आज नहीं मारते। जो डिसिप्लिन लेवल पहले था वो आज है बच्चों का स्कूल सिस्टम में। मैं सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक बारी नहीं है। जब मैं 10-11 साल का था मुझे नहीं पता था कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। एक 10 साल के बच्चे को आप मार रहे हो रोज, उसको क्या लगेगा भविष्य में, क्या कर लेगा वो, बैडमिंटन से क्या निकाल लेगा। सेम आपके वाली बात, स्टेट जीत जाऊंगा, नेशनल जीत जाऊंगा, क्या मिलेगा? और कुछ भी नहीं मिलेगा। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक इनिशियल एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है। एक्सटर्नल पुश किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लालच में हो सकता है, लालच में हो सकता है, मार में हो सकता है। मेरे को इस बैलेंस में मारा गया था, टॉर्चर किया गया था कि वो ट्रॉमा मेरे अंदर पर्सनली नहीं आया। एक मेरा बाप मेरे को सिर्फ मार ही रहा है तो ट्रॉमा आएगा। पर मेरे को मारते ही मेरे को अगले महीने दिख रहा है और मैं ट्रॉफी मेरे हाथ में है, स्कूल में जेम ऑफ द अवार्ड का अवार्ड मिल रहा है, ये हाइप मिल रही है, ये स्टारडम 10-11-12 साल के बच्चे के लिए मोर देन इनफ है। मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें तो मिल रही है मुझे। तो एक लालच मिल रहा था मुझे, साथ साथ रिजल्ट्स मिल रहे थे। लेकिन अगर रिजल्ट्स ना मिलते तो आई गेस आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं वो मेरा ट्रॉमा रह जाता कि कुछ अचीव भी नहीं कर पाया और मार भी पड़ी। तो अब धूप हो चुकी है ज़्यादा, तो अब चलते हैं हमारे जो मेन बैडमिंटन कोर्ट में। बिल्कुल। और वहाँ पे थोड़ा बैडमिंटन बैडमिंटन खेले। आज कितने टाइम बाद मैच लगाएंगे अमृत, याद है? यार मैच नहीं खेलूंगा तो मैच लगाएंगे, थोड़ा डबल लगाएंगे, डबल। थोड़ा सिनेमैटिक्स के लिए बस खेलेंगे, क्योंकि भाई कल हमारा फिर मेरा शरीर टूटेगा पूरा, वो मैं चाहता नहीं। अब फिर इतना खेलने का मन नहीं कर रहा, पर खेलते हैं थोड़ा वो तो खेलेंगे। चलो गाइस, 10 साल बाद अमृतपाल वर्सेस विक्रांत कौशल, लेट्स गो। धूप लग रही थी, आगे हम ग्राउंड के अंदर और खेल भी लिया थोड़ा। और मेनली तो यही है, यही कोर्ट है और यही हमारी ज़िंदगी है। 20-44 की हमारी ज़िंदगी है। क्या बात है। तो इस गेम में शिवी, तूने भी देखा होगा कि मैं अब ये टॉपिक्स लेके आना चाहता हूँ, थोड़ा सीरियस टॉपिक है, ये है ड्रग्स। क्या लगता है कि हमारे शहर में भी ड्रग्स के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ओवरडोज से लोग मर रहे हैं, नशा बिक रहा है, और क्या स्पोर्ट्स इज द सॉल्यूशन? डेफिनेटली इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के कि क्या स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स नहीं करते हैं क्या। ऑफ कोर्स आपने भी, मैंने भी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं जो सिर्फ ड्यूरिंग करियर भी करते हैं, आफ्टर करियर भी करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज सच ड्रग्स के साथ कोई रिलेशन है। सेलिब्रिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, जब उसकी वर्किंग लाइफ चल रही होती है, जो उसको क्रेज़ मिल रहा होता है लाइफ के अंदर, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको रोज़ हाइप मिल रही है, इन्जॉयमेंट हो रहा है, एड्रेनलिन रश हो रहा है, सेम गोज फॉर एवरी वन फील्ड्स, वो उनको आफ्टर रिटायरिंग मिसिंग लगती है कहीं ना कहीं चीज़। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑन द फर्स्ट साइड कि आफ्टर रिटायरिंग ड्रग्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा होते हैं?
लोगों को लगता है कि इट विल डेवलप कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हार गए तो गम में पी रहे हैं, जीत गए तो खुशी में पी रहे हैं, है ना, एक एस्केप ढूंढते हैं वो लोग। तो आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रग्स के साथ एज सच कोई रिलेशन है। हर फील्ड में ड्रग्स हो रहे हैं, वो विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मेरे साथ हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको एडमायर करता हूं, जिन्होंने आज तक नहीं किया है कोई भी ड्रग्स। सिद्धार्थ भी है, मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई भी ऐसा ड्रिंक या वॉट एवर ड्रग्स नहीं किया है। बहुत अक्षत है, बहुत सारे ऐसे मेरे साथ खेल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, नथिंग एल्स। मेरा भी यही मानना है कि यार जिसने ड्रग्स करने हैं वो तो करेगा ही, बिल्कुल, चाहे वो स्पोर्ट्स में है चाहे वो किसी में आए। अगर आप स्पोर्ट्स में आओगे तो मैंने तो देखे हैं कि स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते खेलते ड्रग्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ड्रग इन द सेंस, अब इसमें भी थोड़ा अपन को करेक्ट डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल। ये है कि ड्रग्स होता क्या है, किस चीज़ को हम ड्रग्स बोल रहे हैं। क्या शराब एक ड्रग है? क्या सिगरेट एक ड्रग है? क्या जो हमें सरकार चीज़ें दे रही है क्या हम उसको ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं, या फिर अलग चीज़ जैसे मेडिकल नशा है? बिल्कुल, केमिकल सब्सटेंसेस, क्या अपन उसको ड्रग्स बोलते हैं? अब बात ये है कि स्पोर्ट्स है ना, जो अगर आप स्पोर्ट्स में आओगे तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू आप गली मोहल्लों में घूमोगे तो आपको वहाँ पे आप ये देख सकते हो एज अ पेरेंट्स कि स्पोर्ट्स में बच्चा आएगा ना तो स्पोर्ट्स में एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, अच्छा प्लेफुल एक कंपटीशन का भावना होगी। तो आप ये ना सोच के बच्चों को बाड़िए कि वो ड्रग से दूर रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई रोल नहीं है। रोल नहीं है, बिल्कुल कोई रोल नहीं है कि हम बोलें कि स्पोर्ट्स में डाल दो क्योंकि ड्रग से, नशों से दूर रहेगा। लोग स्पोर्ट्स के अंदर नशा करते हैं, बिल्कुल, और नशा करके खेलते हैं। 5 से 10% ही चांसेस हैं कि वो इतना थक जाएगा, उसका माइंडसेट इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद के अंदर कि उसको नीड नहीं पड़ेगी। बट एज सच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई डोंट थिंक, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्पोर्ट्स का ड्रग्स को कंट्रोल करने में कुछ फुलफिल, क्योंकि ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। आप ऑन ग्राउंड अभी मार्केट के अंदर बैठे हो, मैं पूरा दिन स्पोर्ट्स पर्सन्स के रहता हूँ, कोई डायरेक्टली रोल नहीं। आई एम सॉरी, बुकिश बात है ये। दिक्कत क्या आती है? एडिक्शन। ड्रग्स दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एडिक्शन। जब बंदा ड्रग्स करने लग जाता है और उसके बाद एडिक्टेड हो जाता है, तब सोसाइटी को भी हार्म करता है, अपने आप को भी हार्म करता है, सबको हार्म करता है। जब तक एडिक्शन नहीं है तो समझो कि ना ही वो सोसाइटी को कोई दिक्कत दे रहा है ना ही खुद। और वो एडिक्शन कब आ जाए ये किसी को ही नहीं पता। एक बहुत थिन लाइन होती है कि कब बंदा एडिक्टेड बन गया। बिल्कुल, उसको खुद को आज भी पता तक नहीं। आज तो लग रहा था कि हाँ मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और कब वो एडिक्टेड बन गया। तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि ड्रग्स से बचने के लिए स्पोर्ट्स में आ जाए। तो इसलिए मैंने यही टॉपिक, इस पर डिस्कशन भी अपनी होनी चाहिए। और आपने बताया भी कि कोई आमने सामने लेन देन है नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई डोंट थिंक ऐसा है। बट जितना मुझे लगता है इस चीज़ में, इट्स ऑल अबाउट चॉइस, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ जी शिवी, ये भी है कि चलो ड्रग्स के ऊपर तो हमने बात करी और करनी है। मैं भी ये कोशिश यही करूँगा कि मेरे पॉडकास्ट में ना ड्रग्स के रिगार्डिंग बात हो, बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस आए लोगों में, और एज अ सोसाइटी में लोगों को पता चले कि कैसे सोसाइटी। मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट ये ड्रग्स के खिलाफ था। हाँ, आकाशदीप धालीवाल। हाँ, बिल्कुल। और मेरा हमेशा, अब जैसे आज बात करी, और ऐसे मैं कोशिश करूँगा अलग अलग लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लें और उनसे बातचीत करें। व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि प्लेयर को एक टाइम के बाद शहर से बाहर निकल के प्रैक्टिस के लिए बाहर जाना चाहिए या फिर शहर में रहकर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए? इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। इसलिए व्हाट इज़ ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट शायद अपने जो स्मॉल टाउन है इनका ही है। जयपुर के अगर बच्चे से आप पूछेंगे, हैदराबाद के बच्चे से आपको बाहर जाना चाहिए, वो बाहर क्यों जाएगा? उसको उसकी सिटी में जब सब मिल रहा है। जयपुर का बच्चा जाएगा बाहर, जयपुर में सब मिल रहा है, फिर भी जाएगा। सारे नहीं जाएंगे, फिर भी जाना चाहिए बच्चे को। मैं समझ रहा हूँ, जाना चाहिए, एक्सपोजर के लिए जाना चाहिए, राइट। कितने बच्चे बाहर जाते हैं? आप भी गए थे, हैदराबाद गए थे आप शायद गंगानगर के पहले प्लेयर्स में थे जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था कि बाहर जाके प्रैक्टिस करनी है। आपसे पहले आई डोंट थिंक कोई भी गया होगा। जाते थे
प्रॉपर में जाते थे, खेलने जाते थे। 6-7-8 महीने साल, आई डोंट थिंक किसी ने घर बार सब छोड़ के किया होगा इतने डेडिकेटेड। कितने लोग जाते हैं, आपने खुद ने बोला 500-700 बच्चे करते हैं। क्या वो श्योरिटी है उस चीज़ की कि वो रिजल्ट आ जाएगा? श्योरिटी सिटी में भी नहीं है, पर श्योरिटी वहाँ भी नहीं है। आई नो जो वहाँ पे एक्सपोजर आपको मिलेगा, जो वहाँ पे वेरिएशन आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक हब है। मेरे को याद है आपने मुझे बताया था कि भी हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो बैडमिंटन की बात हो रही होती है। हम कभी कभी आउटिंग में जाते हैं ना, बैडमिंटन की बात हो रही होती है। हम रात को सो रहे होते हैं तो बैडमिंटन की कोई स्टोरी बता रहा होता है। हम जब खेल रहे होते हैं तो बैडमिंटन की बात हो रही होती है। सो जो वो माहौल जनरेट हो जाता है वहाँ पे, वो आपको पुश देता है। तो वो माहौल हम यहाँ क्यों नहीं जनरेट कर सकते हैं? क्यों अमृत को गंगानगर से हैदराबाद जाना पड़ता है? क्यों गंगानगर में हम वो फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आज सब है, अच्छे कोचेज़ हम वो भी बाहर से बुलाते हैं, हम क्यों नहीं अच्छे कोचेज़ जनरेट कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्यों नहीं माहौल बना सकते हैं? शिवी, जैसे आपने कहा कि आपसे पहले जो कोचेस थे उसके पास, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपके पास था। जी। वैसे ही जिन शहरों में बच्चा जाता है, जैसे हैदराबाद जाता है, तो वहाँ पे जो कोचेज होते हैं उनके पास अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चे को शहर छोड़कर बाहर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जिस शहर में बच्चा रह रहा है, अगर उस शहर में बच्चे ने कोच से जो प्रैक्टिस थी, जो सीखना था वो सीख लिया, तो उसको आगे जाके अलग सीखना चाहिए। बिल्कुल। अलग शहर में जाकर दिक्कत ये आती है कि बच्चे शहर से निकलता नहीं है ना, तो समझिए कि उसके ग्रो करने का चांस बहुत होता है। अपने बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हैदराबाद गए, बिल्कुल लाइफ चेंज हुई, बहुत ही तगड़े अच्छे प्लेयर बन गए। बिल्कुल। पहले इतने नहीं थे अच्छे, कॉन्फिडेंस आता है अच्छे प्लेयरों के साथ खेलते हैं। नो डाउट, नो डाउट। अब आप पीवी सिंधु, आप अगर अब दिख रहा है इस फ्रेम में, लक्ष्य सेन, हाँ, इनके साथ मेरे सामने खेलते थे। बिल्कुल। मैं सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में फिटनेस करने आते थे। आप सोचिए अगर आप उनके सामने भी खेल रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। कितना आपको मिलता है। बिल्कुल। तो एज कम्पेयर टू, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बच्चा अगर यहाँ पे टॉप का प्लेयर है, बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेट चैंपियन ही बन गया, तो आप बिल्कुल जाना चाहिए, नो डाउट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं चाहता हूं कि मैं वो हैदराबाद वाला माहौल मैं यहाँ बनाऊं। मेरा गोल, मेरा जो एम है वो ये है कि जहां हम एक कोर्ट से आज 27 बैडमिंटन कोर्ट्स पे आ गए हैं, तो वो चीज़ भी दूर नहीं है कि जब जयपुर और हैदराबाद के प्लेयर्स बोलेंगे कि यार गंगानगर आने प्रैक्टिस करने हैं। मेरा ये मन है, मेरा ये गोल है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एक आउट ऑफ द ब्लू में किस टॉपिक लेके आ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्लीज। एक इंसिडेंट है, अब इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। आई वॉन्ट टू नो योर कंसेप्ट ऑन दिस। सो जब मैं करणपुर से गंगानगर आया था अपनी स्कूलिंग के लिए, और ऑफ कोर्स हमें रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता था खेलने के लिए, तो मेरे फादर ने स्कूल एडमिशन करवाना था, तो वी चूज़ BDIS। मैं 9th क्लास में BDIS मेरी एडमिशन किया था। मैं 3rd क्लास में भी पहले था, करणपुर से आता था ना। जब हम गंगानगर आ गए थे तो वी चूज़ BDIS क्योंकि इट वाज रिनाउंड स्कूल। ऑफ कोर्स आज भी BDIS बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, बहुत बच्चे एडमायर, सब बहुत अच्छा होता है। तो वी चूज़ BDIS। आई नो, मेरे को अभी तक वो इंसिडेंट याद रहेगा। इट वाज फर्स्ट डे, मेरे फादर एडमिशन करवाने के लिए गए थे। दो बेसिक प्रोसीजर होता है एडमिशन का, वो हो रहा था। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू रिसेप्शन पे कोई मैम थे, उन्होंने बोला कि आपके फादर को मित्तू मैम जो प्रिंसिपल है, दैट लेडी आई पर्सनली एडमायर द मोस्ट। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं मैम के, जो उनका माइंडसेट है वो चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंट है। तो मैं बहुत एडमायर करता हूँ मैम को, स्टार्टिंग से करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो मैम ने पर्सनली फादर को बुलाया। जो वहाँ का सिनेरियो था मैं आपको बताता हूँ। मित्तू मैम चेयर में बैठी अपने, माई फादर वॉज सिटिंग एंड 2 स्पोर्ट्स टीचर वॉज सिटिंग। वो 2 स्पोर्ट्स टीचर प्रिंसिपल मैम को कन्विंस कर रहे थे कि विक्रांत का एडमिशन ना लिया जाए। आई डोंट नो व्हाई। और तब मैं 4-5 बार स्टेट चैंपियन बन चुका था, 8-10 बार नेशनल्स खेल आया था। आई वॉज इन 9th। दैट वॉज रियली शॉकिंग फॉर मी। मेरे फादर लिटरली बैक कर रहे हैं किसी प्रिंसिपल को कि प्लीज़ एडमिशन ले लिया जाए। और क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हैं बच्चे का? क्या रीज़न है? फीस हम पूरी भर रहे हैं, अचीवमेंट्स हमारे पास पूरी है, क्या रीज़न है? यू नो क्या रीज़न दिया गया था?
उन स्पोर्ट्स टीचर का कि आप अपने बच्चे को मारते हो, इसलिए हम एडमिशन नहीं लेंगे। ये वर्डिंग थी, मेरे को आज भी याद है, मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा माई फादर वाज लाइक सो व्हाट, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को मैं मारूँ तोड़ूँ जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज़ से? मैं स्कूल में आके थोड़ी मार रहा हूँ, मैं घर पे मेरे बच्चे के साथ जो मर्जी करूँ, तुम दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो 15-20 मिनट की प्रॉपर डिबेट हुई थी एंड ऑफ कोर्स मित्तू मैम हैड बिग हार्ट, शी एक्सेप्टेड मी, कोई दिक्कत नहीं आई। एंड 9, 10th, 11th, 12th में स्कूल के लिए जितने भी मेडल्स, ट्रॉफीज, स्टेट चैम्पियनशिप्स, सब चीज़ें लेके आया। एंड अभी 3 साल पहले रिसेंटली अभी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम धावन स्पोर्ट्स। धावन स्पोर्ट्स अगर किसी को नहीं पता है तो आई गेस एवरीवन नो शिखर धवन, इंडियन क्रिकेटर। सो इट्स शिखर धवन्स स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी। व्हाट धावन स्पोर्ट्स डू, वो कॉलेजेस को, स्कूल्स को, प्राइवेट एकेडमीज को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाती है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस। तो BDIS ने रिसेंटली 3 साल पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया, बहुत सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आई गेस गंगानगर का सबसे सुंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एवरीवन शुड गो एंड विजिट। सो उसको हैंडल करने के लिए BDIS कॉन्टेक्टेड धावन स्पोर्ट्स। सो धावन स्पोर्ट्स कॉन्टेक्टेड मी, उनका कॉल आया। सो दे आस्क्ड फॉर 8 कोचेस ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बच्चों के लिए सब अलग अलग डिफरेंट कोचेस दे आस्क्ड फॉर, क्रिकेट। सो वी अरेंज्ड दोज कोचेस, हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर वो सारे कोचेस जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे हमने अरेंज करके दिए एंड वी लीड दैट टीम। मतलब ओवरऑल सारी की सारी जो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो हम लोगों के पास थी, हम सारा का सारा संभाल रहे थे सारा उसको। सो मैं जब फ्लैशबैक में जाता हूँ कि एक टाइम वो था जब उसी सेम स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा था, मेरे को एडमिशन लेने से भी मेरे मना कर रहे थे, इतना ह्यूमिलेट कर रहे थे मेरे फादर को। एंड जस्ट कुछ साल बाद ये सिनेरियो आया। आई ऑलवेज फील ग्लैड फॉर दैट। बट मेरा जो एक उस टाइम में माइंडसेट बन गया ना कि अमृत मैं अपने ज़िंदगी के 12-13 साल अपने स्कूल्स के लिए खेला हूँ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर स्कूल, करणपुर में था मैं, उसके बाद फिर स्कूल, नाउ BDIS लास्ट में। मैं पूरी उम्र अपने स्कूल्स के लिए खेला हूँ। स्टडी मुझे कहीं ना कहीं मेरी मदर ने करवाई है, स्पोर्ट्स मेरे को पूरी उम्र मेरे फादर ने करवाया है। मेरे किसी स्कूल के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। फिर स्कूल किस बात का क्रेडिट लेता है? आप शायद 1st से लेकर 12th तक BDIS में थे अमृत, आपको याद होगा कि आप कभी स्कूल में बैडमिंटन खेले हो सीखने वाले टाइम से। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो ओपन कोर्स था सीमेंटेड मस्ती वाला नहीं कर रहा हूँ। कभी आप 12 साल में कुछ स्कूल में सीखे हैं बैडमिंटन प्रॉपर? नहीं, बैडमिंटन तो मैं अपने पेरेंट्स, मेरे फादर या फिर विशाल कोचेस, बिल्कुल कोचेस से सीखे हैं आप। बट आई गेस आपकी पिक्चर लगी हुई है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर, रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, स्कूल की पब्लिसिटी होती है, सेम मेरा भी है। मैं इसी के खिलाफ नहीं हूँ कि स्कूल पब्लिसिटी कर रहे तो, बट स्कूल ने दिया क्या, स्कूल ने किया क्या? मेरा कंसर्न वो है, बच्चा पर ट्यूशंस में रहा है, खेल अकेडमीज में रहा है, और इस चीज़ की जो अचीवमेंट्स हैं वो स्कूल लेके जा रहा है, क्रेडिट स्कूल लेके जा रहा है। आई नो स्कूल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के दे रहा है, बट अगर वो बच्चा उस बड़े स्कूल में ना पढ़ के अगर सरकारी में भी पढ़ेगा ना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, तो भी वो अचीवमेंट्स वो कैप्चर कर लेगा। इसमें मेरा ये माइंडसेट तब ये बना कि स्कूल ने मेरे को एक एनवायरनमेंट दिया है, एवरीथिंग, बट मेरा फोटे है बैडमिंटन, उसको ग्रो करने के लिए आई डोंट थिंक स्कूल ने कुछ किया है। इसमें अगर आपका माइंडसेट में पूछना चाहूँ तो क्या रहेगा? हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मतलब किस बेस पे, मतलब कि स्कूल ने कुछ नहीं किया है उस चीज़ को लेके? तो आप कह रहे हो क्रेडिट ले रहे हैं स्कूल? मेरा ये कंसर्न है, क्रेडिट लो बट आप दे क्या रहे हो बदले में? अभी मैं बताता हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है सपोज किसी का भी, मैं सिर्फ BDIS का देखा तो मेरे को BDIS का पता है। एक हफ्ते में एक बच्चा 30-30 मिनट की सिर्फ 2 क्लासेस लगाता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। एक हफ्ते में अमृत 500 बच्चा होता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ उस टाइम पे। 30 मिनट की 2 क्लासेस। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसमें कि स्पोर्ट्स में स्कूल स्पोर्ट ऐसे करता है कि जैसे बच्चा आने जाने का, रहना सहना, खाना पीना, BDIS ने कभी नहीं किया। पर BCA मैं 9th 10th कुछ स्कूल्स ने किया है, मोस्टली स्कूल्स नहीं करते हैं। बियानी चिल्ड्रंस अकेडमी में मैं 9th और 10th मैंने बिल्कुल की थी, तो वहाँ पे मेरे को आने जाना, रहना सहना देते थे, बिल्कुल देते थे।
और BDS ने मुझे नहीं दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि आप जो ये कह रहे हो कि बच्चा अपनी मेहनत करके ट्रॉफीज लेके आया पर क्रेडिट वो ले गए, तो ये कहीं ना कहीं तो ये बात है। पर BDIS से अगर मेरा आप पूछो तो क्या दिया, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा ट्यूशंस पढ़ रहा है बाहर जाके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते ट्यूशन, सेल्फ स्टडी करते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वहां से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, नो डाउट, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशंस। तो ये ट्यूशंस तो एक ये हो गया है कि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको स्कूल में समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आप स्कूल में पूछिए। बिल्कुल, अगर आप स्कूल में नहीं समझा पा रहे तो आप बात कीजिए। ये ट्यूशंस लगना ये बच्चे के ऊपर है, अगर फोर्सफुली लगवाया जा रहा है तो गलत है। बट हेयर अमृत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज, क्योंकि मेरा फोटे नहीं है, मैं उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेजेबल बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा पर्सनल जो रहा है एक्सपीरियंस, मेरी कल परसों कुछ दिन पहले 2 जानों से मैंने जो BDIS के ही थे, जिनको मैं जानता था पर्सनली, मैंने उनको कॉल किया। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, क्योंकि अभी भी वो बेचारे पढ़ रहे हैं। एक स्टडी में बहुत प्रीमियम अचीवमेंट ली एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने किसी को करिकुलर एक्टिविटी में इंडिया रिप्रेजेंट किया है। आई कॉल्ड हर, मैंने बोला कि बच्चे आपने कंग्रेचुलेशंस, पहले तो आपने बहुत बढ़िया अचीवमेंट ली है। सो मैंने पूछा कि, मैंने कहा स्कूल ने कभी आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर क्लास के लिए कभी कोई स्कूल में वर्कशॉप लगी थी, कभी टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया था? कहते नहीं सर, एक बार मैं गई थी पर मेरे को स्कूल वाले बोलते थे कि एग्ज़ाम्स हैं, ये सब मत कर, वो सब मत कर। और अब जब मैं वो अचीवमेंट लेके आई हूँ तो मेरी पूरी ऑडिटोरियम के सामने, सभी बच्चों के सामने मेरी प्रेजेंटेशन करवाई इन लोगों ने। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन स्कूल, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आई नो सब ठीक है यार शिवी, मैं तो ये कहूँगा कि जब मौका मिलेगा ना किसी को क्रेडिट लेने का, बिल्कुल, तो क्यों नहीं लेगा? मना नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रेडिट लो, बट आप बदले में क्या दे रहे हो उसको? आपने उसके स्ट्रगलिंग टाइम में आप कहाँ थे? मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में स्कूल कहाँ था? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप स्कूल? आपको फीस में क्या रिसेशन मिले हैं BDIS के अंदर? कोई रिसेशन नहीं। क्यों? आप तो नेशनल प्लेयर थे, स्टेट अचीवमेंट्स थी जब आप BDIS में थे। मैं था, विशाल मावर था, हार्दिक मेहता था, इन सबको क्या फीस में मिली है? मेरे को याद है मैं एक बच्चे को फीस के लिए लेके गया था और उनका था कि 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। गलत, गलत। अगर ऐसा है, देखो मेरे को तो नहीं मिली और ना ही मैंने बिल्कुल कभी कोशिश की, ना, मुझे कभी भी नहीं, ना कभी किसी बच्चे को मिली। आपने बताया, पर होना चाहिए ऐसा, और होना जस्ट फॉर द मोटिवेशन। हाँ, पढ़ाई को इतना महंगा नहीं बना देना चाहिए कि बंदे अफोर्ड ही ना कर पाए। ये टॉपिक मैंने डिस्कस करना था और ये कर भी रहे हम, बहुत अच्छी बात है कि जो फीस स्ट्रक्चर है BDIS का या फिर बड़े बड़े स्कूल्स का, ये बहुत ज़्यादा है। और एज़ कम्पेयर टू हम बात करें बाकी स्कूलों में जो संस्था चलाती है, वहाँ पे इतनी बड़ी फीस नहीं है और BDIS फैसिलिटीज़ भी देता है। बिल्कुल, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि BDIS की जो फीस है अपन उसकी फैसिलिटीज़ को देखें, जस्टिफाइड कहीं ना कहीं लगती है, वर्थ इट है। पर बात ये है एजुकेशन महंगी होगी इससे, शिक्षा महंगी होगी। पर बात ये भी आती है, अगर आपको शिक्षा लेनी है तो आप कहीं और भी ले सकते हो। खुद की फैसिलिटीज के लिए प्रीमियम फैसिलिटीज में एजुकेशन लेनी है तो वो स्कूल है वो। बिल्कुल। अब आप ये कह रहे हो कि अगर आप उस स्कूल में, बच्चा स्कूल के लिए कुछ अचीव करके आ रहा है तो उनको स्कूल क्या दे रहा है? बिल्कुल। ये सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं सिर्फ BDIS की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं BDIS में 2-2.5 साल एज ए प्रॉपर मैनेजमेंट रहा हूँ। मैं खुद अपने 4-5 साल वहाँ पढ़ा हूँ, तो मुझे वहाँ का ही पता है, मैं कहीं और की बात नहीं कर पाऊँगा, कहीं की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। BDIS की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से पहले जो स्पोर्ट्स फीस थी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो स्पोर्ट्स फीस है वो जस्ट डबल है। मैं अमाउंट स्पेसिफिकेशन नहीं बता पाऊंगा, जस्ट डबल फीस कर दी उन लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। एंड व्हाट दे आर गिविंग इन रिटर्न 40-40 मिनट्स की 2 क्लासेस पर वीक, एंड दे आर प्रेशराइजिंग देयर स्पोर्ट्स टीचर्स कि मेडल कहाँ है। 40-40 मिनट बच्चे को हफ्ते में 2 बार खिला के आप मेडल मांग रहे हो, कहाँ से ला के दें? दैट्स वाई ये सब बनाया गया है। अकेडमीज तभी बनाई गई हैं। जो स्कूल इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगा रहा है, बैनर से सब लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं? वो बच्चा 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पे मेहनत कर रहा है। आप स्कूल में 3-4 घंटे उसको स्टडी से तो फुर्सत मिले तब तो वो खेलेगा ना। मैं खुद 2 साल रहा हूँ, दैट्स द ओनली रीज़न आई रिजाइंड फ्रॉम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ BDIS। आई वॉज फीलिंग लाइक ए स्कैमर।
मैं बच्चों को स्कैम कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं वो नहीं कर पा रहा था। आपका फर्स्ट, जब आप मेरे पास स्टार्टिंग में अपने बात करी थी, फर्स्ट आपका था कि इतना कमर्शलाइज क्यों किया जा रहा है स्पोर्ट्स को। वी आर गिविंग एवरीथिंग इन रिटर्न। हम इंटरनेशनल फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना स्कूल का काम नहीं है, कोचिंग देना स्कूल का काम है, लर्निंग देना स्कूल का काम है, जो स्कूल आई एम सो सॉरी अभी नहीं दे रहा है, एंड आई होप इन फ्यूचर देगा। सही कह रहे हो आप, कमर्शियल हो चुके हैं स्कूल और अफोर्डेबल नहीं रही है एजुकेशन। आपने बोला गरीब बच्चा, अगर ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल नहीं रही है, अफोर्डेबल भी है यार, बहुत सारे स्कूल्स हैं तो आपके और मेरे लिए होगी। आपने बात करी जो गरीब बच्चा है वो बैडमिंटन अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीब बच्चा ये स्कूलिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो फैसिलिटीज कैसे एंजॉय करेगा ये सब? वो स्कूलिंग अफोर्ड कर सकता है बट वो फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकता। जो स्कूलिंग, अगर आपको अच्छे स्कूल में फैसिलिटीज चाहिए तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। पर आपको अगर एजुकेशन चाहिए तो वो तो कहीं से भी मिल सकती है ना, कहीं से मिल सकती है। मेनली पढ़ाई चाहिए तो एजुकेशन ही ना। अब बात ये है कि बहुत ज़्यादा फीसिस सही नहीं है कि एजुकेशन को बिजनेस मुझे नहीं लगता कि बनाना चाहिए, और वही बन रहा है। तो गाइस आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो सब्सक्राइब का बटन है ये हमें मोटिवेट करता है। कभी भी मैं रात को अकेला सो रहा होता हूँ ना, जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तब मैं यूट्यूब पे अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ और उसमें ना अपनी कमियाँ ढूंढता हूँ, और कमियाँ का जब मुझे नहीं मिलती ना, मैं कमेंट सेक्शन में जाके देखता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं। जब अच्छी तारीफ़ें मिलती है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, तो जब आप बताते हो, आप अपने सजेशंस देते हो तो उस पर काम करने का मन करता है। तो आपके जो कमेंट्स हैं ना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रियाएं दो, कोई भी आपको पार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है उस पर बातचीत करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए। और आपका जो लाइक है ना, जो आप लाइक दबाएंगे तो इससे हमारी रिकमेंड होगी, हमारी वीडियो आगे जाएगी। तो जितने भी लोग, जितने भी दोस्त, जितने भी हमारे जनता देख रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाते रहेंगे ऐसे ही पॉडकास्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन लास्ट थिंग अमृत, प्लीज कैन आई से वन लास्ट लेसन आई वांट टू गिव टू यंगस्टर्स। ये टाइम गाइस वापस नहीं आएगा। ये 5-7 साल आपकी लाइफ के प्राइम ईयर्स, आई एम सॉरी, ये वापस नहीं आएंगे। और जो मलाल है इस चीज़ का, ये पूरी उम्र रह जाएगा, उनसे आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, इस टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करो। बी विद योर पेरेंट्स, बी विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय योर लाइफ। ये टाइम वापस नहीं आएगा और ये मलाल पूरी उम्र का रह जाएगा। थैंक यू। चलो, थैंक यू डन। चलो ब्यूटी।